पहला पैराग्राफ आज के देखेंगे हम लोग। और पैराग्राफ में क्या है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याएं कम हो सकती हैं। सारगर्भित बदलाव की बात हो रही, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। प्रश्न क्या कर रहा कि कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने में सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। पहला स्टेटमेंट है, कहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ जाए। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अपने आप भी क्या हो सकता है, सही लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है ये। अच्छा, इसको छोड़ो। दूसरा स्टेटमेंट, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। देखो, सरकार का ही काम नहीं, क्योंकि सरकार के अंग के रूप में हम भी हैं। ठीक है, एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर चाय की ठपरी सब्जी बेचने वाले तक की जिम्मेदारी बनती है पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं से निपटारा पाने के लिए सबको एक पहल करनी चाहिए। जो घर में रहते हैं उनको भी चाहिए थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें। तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं सही हो सकता है। पर्यावरणीय समस्या पर ध्यान ना देकर आप कौन से स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बात समझे। दवा चाहे जितनी करवाइए, अगर आप गंदगी में ही रहते हैं, आपको सही से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको नींद भर के नहीं आ रही, मन भर के नींद नहीं आ पा रही है, खाना सही नहीं खा पा रहे हैं, स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहे हैं, तो बीमारी आपकी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी। और दवा चाहे जितनी खाएंगे, आपके अंदर शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाला एक वो होता है जीव, वो कमजोर ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो दवा के भरोसे ही चलेंगे फिर आप। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका इस हिसाब से गलत है। चौथा क्या कह रहा, पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। ये थोड़ा सा सही है, लेकिन हमको उपाय भी तो बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है ऐसा तो असंभव लगता है, लेकिन पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। मतलब यहाँ पे समस्या भी है और उसका समाधान भी हमको बताना है। ये समस्या तो है, पारंपरिक जीवन शैली का लोप हुआ, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब आप देखेंगे मानव सभ्यता जो थी वो प्रकृति से ही पूरा जुची मतलब चिपकी हुई रहती थी। जैसे जैसे उनको उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे उनको ज्ञान होता गया, वैसे वैसे पर्यावरण का लोप होता धीरे धीरे चला गया है। फिर खेती करने का तरीका हमको मालूम हुआ, जीव जंतु हम पालने लग गए, और भी तेजी के साथ हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। ऐसी समस्याएं हमारे पास आई, तो ये तो ठीक है। पाश्चात्य मूल्य जो प्रभाव देखने को मिले, जिस आधार पे हम अपना जीवन जीने का तौर तरीका सीख रहे हैं, वो भी एक पर्यावरणीय समस्या को जन्म देने का माध्यम बन रहा है। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी चाहिए उसमें भी एसी लगी होनी चाहिए, है ना। कभी एसी के सामने जब बैठते हैं, एसी जब कमरे में लगा होता है बड़ा ठंडा देता है। कभी आप ना किसी एसी चलती हुई एसी के पीछे से गुजरे होंगे, तो आपको एहसास हुआ होगा कि कितनी गर्म हवा देता है वो। इतनी गर्म हवा उसकी होती है कि आपके पैर, अगर आपका पैर उसके सामने पड़ गया ना, तो झुलस सकता है। अब आपका चेहरा पड़ जाए तो गोर आदमी करिया हो दिखने लगेगा नहीं, फिर उसका परिवार वाला ही उसको पहचानने से इनकार कर देगा, अरे हमारा लड़का तो गोरा गोरा था, ये करिया कौन सा आ गया, बात समझे। लेकिन ये मत सोचना हमारा चेहरा से एसी के पीछे ही पड़ गया था इसलिए करिए काला हो गया है, हम शुरू से ऐसे रहे हैं। ठीक है,
तो चौथा स्टेटमेंट कोई उपाय नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं भैया इसलिए ये समस्या आ रही है। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा एक स्टेटमेंट अपना पहला वाला है, संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि अगर हम पर्यावरणीय समस्याओं को समाप्त नहीं करते हैं तो हमें उपचार के मामले में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। बात समझे? तो ये जो पहला स्टेटमेंट इसका होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ गए ना भाई सब लोग? पढ़ के ये समझ में आया कौन से में क्या कमी दिख रही थी हमको? पहले तो एक में बताया गया सरकार का काम है, व्यक्तिगत स्तर पर अगला कोई वही पहले में डाला। व्यक्तिगत प्रयास की बात ही नहीं किया इन्होंने, तो ये अपने आप इसलिए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा इसलिए तीसरा नंबर वाला गलत हुआ, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती, पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भैया पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम स्वास्थ्य कितना अच्छा कर लेंगे अपना। 10 साल के बच्चे को भी चश्मा लगना शुरू हो गया, 18 साल के बच्चे को वो लेना पड़ता, क्या बोलते हैं जो शुगर वाली डायबिटीज बोलते हैं उसको ना, इंसुलिन। व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो रही है, इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ रही है उसको। बात समझ रहे हैं? कैंसर की बीमारी 25 साल वाले को भी हो रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है बीमारी का। और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है पर्यावरणीय समस्या, इसके लिए जिम्मेदार है। और एक चीज और, पर्यावरण का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं, पेड़ पौधा वाला मामला। पर्यावरण में एक चीज और आता, आजकल के बच्चे जैसे देखते हैं ना कि किसी बच्चे को नींद की समस्या आ जाती है, वो नींद में भी सो रहा होता तब भी मोबाइल चला रहा होता है ऐसे करते हुए, जैसे लगता है भगवान का भजन गा रहा है अभी बैठे बैठे। नहीं, ऐसे भी आपने कई बार देखा होगा, टीवी में आपको मिल ही गया होगा। तो वो चीजें क्या हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर ही है जो काम कर रहा है बच्चों के ऊपर। इतिहास में जो 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई थी, कैसी व्यवस्था थी? कुछ ऐसे व्यवस्था की गई थी, हाँ, 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, चारों आश्रम की व्यवस्था की गई थी। 100 साल, 0 से लेकर 100 साल तक, मतलब आदमी 100 साल तक जीवित ही रहता था। एक समय ऐसा आता है कि आदमी 40 साल में भी मर गया, एक ऐसा भी आता है कोई 60 साल में जा रहा है, कोई ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जो आपको मिलेगा कि वो 30 साल में गया। आज के समय में सरकारी आंकड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पे बात है, 67.6 वर्ष भारत की जीवन प्रत्याशा, अभी हाल की रिपोर्ट के आधार पे ये पता चला है, जो अभी 2022 का आंकड़ा दिया गया 2024 में लाके, मानव विकास सूचकांक वाला है ना। आप लोगों को हाँ हमने सर। पढ़ाया भी था करंट में 2-4 दिन पहले ही। 2022 के आंकड़े पे 2024 का मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया है, उसमें यह बताया गया 67.6 वर्ष जीवन प्रत्याशा है। बताओ कहाँ 100 साल था, कहाँ 67 साल हो गया है। ये एवरेज है, औसत है, ये सबके उम्र की बात नहीं, सिर्फ एवरेज है ये। तो समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य की रक्षा बिना पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान दिए संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत। चौथा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया भाई क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने समस्या का कारण बताया, क्यों ऐसा हो रहा है, उन्होंने किसी प्रकार के उपाय की बात नहीं की है। ठीक है, जबकि जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे, समस्या तो है, उसका समाधान भी बता रहे हैं। ठीक है ना, चौथा इसलिए गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है।
पैराग्राफ तो क्या है? थर्ड वाला स्टेटमेंट हम लोगों को करना है क्या? बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। इससे इस पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखेंगे। कथनों में कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है? पहला स्टेटमेंट है, सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सार्वभौम बुनियादी आय योजना सरकारी योजना है। ये सबको सरकार ने तय कर रखा है कि सबके लिए इतना एक राशि है, निश्चित राशि है, जो हर महीना सबके लिए अनिवार्य है। उसी पे बात चल रही है। यहाँ पे कुछ हुआ सर है ऐसी बात? हाँ। पेज पूरा पढ़वा दिया कीजिए सर। बहुत से लोग आहार नहीं ले रहे हैं, सही आहार नहीं ले रहे। कुछ लोग, कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, जिसमें उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच या पहुंच की गुंजाइश ना होने की है। ठीक है, बहुत की समस्या है कि उनके पास उस खाना पहुंच ही नहीं पा रहा भाई, जिससे एक रस खान पान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियां समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। ये आपका पैराग्राफ है पूरा का पूरा। प्रश्न है, मर्म को सही तरीके से प्रतिबिंबित करने वाला कथन कौन सा है? पहला आपने पढ़ा, सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? चलो दूसरा भी देखते हैं, सोच लीजिए। हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है। तीसरा स्टेटमेंट है, उपयुक्त आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा है, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। अब सर बताइए। ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? हैं? ए ऑप्शन, क्यों? क्योंकि सर ये जो योजना है उनका, इसका जो मेन मोटो है इस पैराग्राफ का, इसमें ये है कि हमें जो पोषण है ना वो लोगों तक भी पहुंचाना है, मतलब हर किसी को नहीं मिल रहा है। तो जो ये योजना चल रही है ना वो गरीबों के लिए, मतलब दुनिया भर में ये इसको करना चाहिए सरकार को, जिससे लोगों तक वो पोषण पहुंचे। आप लोगों को क्या लग रहा है, सही है पहला वाला? डी ऑप्शन सर। ए ऑप्शन पहले बताइए। ए वाला सही लग रहा है? इसमें किसको 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 ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है? हाँ, आपको भी सही लग रहा वंदना? सर मुझे डी वाला ज्यादा सही लग रहा है। बी फॉर बॉम्बे। सर मुझे भी डी बी वाला नहीं सर, डी से डी फॉर सर, दिल्ली। डी डी जी जी। ठीक है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा, जबकि बुनियादी आय योजना से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं हुई है? क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ गरीब आदमी ही पोषण वाला भोजन नहीं कर पा रहा है? ऐसे हम कई लोगों को देखते हैं जो बड़े अमीर ज़्यादा भी हैं, वो भी, जिनके पास पैसा भी है अच्छा खासा, वो भी पोषण वाला भोजन नहीं करते हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि सिर्फ गरीब आदमी ही पोषण सहित भोजन नहीं खा पा रहा है? क्योंकि पोषण रहित भोजन
सिर्फ और सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, अमीरों की भी समस्या है। तो पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से गलत है। और सार्वभौम बुनियादी जो आय योजना ये गरीबों के लिए है, याद रखिएगा। डी वाला कौन बोल रहा था? आप सर मैं आप भी बोल रहे थे। अब भी डी वाला ऑप्शन क्यों होगा? देखिए, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। ऐसी कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसकी वजह से हमें भोजन में पोषण मिलता रहेगा? अगर हम सर जैविक ऑर्गेनिक कृषि, कृषि। जब तक हम जब बात करेंगे ऑर्गेनिक कृषि से। जैविक कृषि की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैविक कृषि उत्पादन को कम भी रखता है, ये बात मत बोलना बिल्कुल भी आप। बात समझे? उत्पादन अगर रासायनिक उर्वरक डाल के 12 कुंतल का 1 बीघा में धान पैदा कर रहे हैं, 12 कुंतल ज़्यादा होता है, 12 कुंतल होता होगा ना 1 बीघा में, कितना होता होगा ये मत, ठीक है। हाँ सर, मैक्सिमम है। जैविक कृषि करने से वो उत्पादन 7 से 8 कुंतल पे पहुंच जाएगा। तो हमारे पास तो अनाज की समस्या भी तो आ जाएगी ना भाई। पोषण की बात कहाँ है फिर? 4-4 दाना खा के थोड़ी ना किसी को पोषण मिलेगा फिर, है ना? तो डी वाला ऑप्शन अपना इसलिए गलत हो गया। किसको बी लग रहा था? सीपी सिंह, आपको आपको भी डी लग रहा था? हाँ, डी लग रहा था मेरे को, इसलिए हाँ, मैं बोला था। अच्छा, सी किसको किसको लग रहा है? राहुल, आपको कौन सा लग रहा है? बी। बी सर। अच्छा, सी वाले कोई हैं क्या? देखो, सी वाले अगर कोई हैं आप में से, तो सी वाले में एक चीज बताएं, बीटी कपास, बीटी बैंगन का नाम सुना होगा। नो डाउट है कीटनाशक होती है वो, कीटों का हमला उस पर नहीं होता है, लेकिन याद रखना वो कहे अपने उसके भी नैतिक कुछ क्या बोलते हैं उसको, नीतिगत कुछ उसके वो समस्याएं हैं, नैतिक समस्याएं उसकी भी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पोषण के साथ खिलवाड़ भी होता है। बात समझे? वो वाली बात पे अगर कोई जाता है तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर पोषण स्तर को समुन्नत नहीं किया जा सकता। ये पोषण स्तर सिर्फ उस पेड़ पौधे के लिए अच्छा है जिसकी हम बात कर रहे थे। बीटी कपास है, बीटी बैंगन है, ये उत्पादन बढ़ाने का तरीका है, पोषण प्रदान करने का तरीका नहीं है। सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े लगेंगे नहीं तो फसल खराब नहीं होगी। बात समझे? तो सी वाला भी गलत है। अब बी वाला क्यों सही है? तुम्हें क्यों लगा ये सही है भाई राहुल? क्योंकि सर पूरे 65 विषय की बात हुई। बात समझे? ये बता रहे हैं कि अपने खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। हमें सुबह उठ के क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, फिर शाम को क्या खाना, रात में क्या खाना है, वो सारी चीजें एक तरफ, समोसा, लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या होता है, वो पानी बतासा और चाट वाट जो कुछ होता है, ये सब अलग है। लेकिन सुबह हमको नाश्ते में क्या लेना है ये हमको पहले रख देना पड़ेगा सामने ही। एक चार्ट लगा होना चाहिए हमारे सामने कि 4 टाइम में हमको 4 चीज़ें खानी है, इस तरीके से खानी है। दिन भर चाहे जितना छोला समोसा कुलचा फुलचा जो कुछ हम जितना भरे रहेंगे पेट में, लेकिन हम अपना खाना छोड़ेंगे नहीं। बात समझे ना? तो सेंटर में हमारे क्या होना चाहिए? पोषण। ठीक है, 1 चम्मच घी खाने से हमको कितना ताकत मिल रही है, कितना पोषण मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है हमको। 1 गिलास दूध पीने से हमको कितनी ताकत मिलेगी, या 1 गिलास पानी पीने से हमको कितनी ताकत मिले। और वहीं पे अगर हम 1 समोसा खा लेते हैं या 4 समोसा खा लेते हैं तो उससे हमको कितनी ताकत मिलेगी। समोसा से ताकत मिलती है वैसे, चिंतक बात नहीं है, लेकिन समोसा ताज़ा बना हो, आलू भी अभी उबाली गई हो, अभी छीली गई हो, पीस के अभी समोसा बना हो। 4 दिन पुराना समोसा लेके आता है वो लोग, तेल गरम करके रखता है कढ़ाई में अपने,
वह में डालता है 4 दिन पुराना वाला वही को उठा उठा के फिर 10 रुपया वाला 8 में बेचेगा वो। सब खुश, 2 रुपया हमारा बच गया आज तो। लगता है आज हम बेवकूफ़ बना दिए हैं। बेवकूफ़ आप नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है 4 दिन पुराना समोसा खिला के। वो तो अपना बेचारा काम चलाया है। बात समझे? तो पोषण को हमें अपने केंद्र में रखना है, बाकी सारी चीजें एक तरफ होंगी। एक प्रश्न और देख लेंगे भाई, देखना इसको पढ़ के कौन सा इसका उत्तर सही होता है। प्रश्न है, शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता सोचते हैं कि वाहन के लिए सम विषम संख्या योजना ऑड इवन स्कीम के अस्थायी प्रयोग, विद्यालय फैक्ट्री निर्माण कार्यकलाप को बंद करने, कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ाने की राह है। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का 1% है। उन्हें सड़कों से हटा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कतिपय ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक पीएम 2.5 और कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं जो डीजल इंजन होते हैं। इसके विपरीत पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। किसी ने भी सीएनजी इंजनों से उत्सर्जित हो रहे नाइट्रस ऑक्साइड के परिणाम को मापा नहीं है। जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण, फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं, उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियां हों जो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें। ये आपका पैराग्राफ है। प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति युक्त तर्क संगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। पहला स्टेटमेंट है, प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। दूसरा, तुरंत फुरत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। तीसरा है, आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। चौथा, प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। अब इसमें से कौन सा किसको सही लग रहा है बताइएगा। सर बी ऑप्शन। जी सर भी। पहला गड़बड़ है क्या? पहला गलत लग रहा है। सर हाँ बी सर, ऑप्शन हो क्योंकि गया। ना मनमाने नियंत्रण को क्रियान्वित करना ये मुश्किल है, ये गलत है मनमाना वर्ड। तो क्या मनमाना नियंत्रण किया जा सकता है? नहीं सर। नहीं सर। तो पहला कैसे गलत हो जाएगा? पहला इसलिए गलत हो जाएगा सर, 15% जो बोले हैं, 15 वर्ष से जो पुराने जितने भी वाहन चल रहे हैं वो सिर्फ 1% है, जैसा उस पैसेज में दिया है। अगर हम उनको हटा भी देते हैं और ओड इवन को भी करते हैं, तब भी हमारे और भी सारे हैं प्रदूषण के कारण। अगर उनको हटा भी देंगे तब भी 1% हम करेंगे, नहीं फिर इकोनॉमी अपनी खराब हो जाएगी। इसलिए वन सही नहीं हो सकता मन माना। बिल्कुल। हाँ सर। तो 1% को कम करने से कोई फायदा नहीं है। 1% से कितना ही हम प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसलिए आपका गलत हो गया। तीसरा नहीं सही लग रहा है। तीसरा वाला स्टेटमेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि सर आप भारी जुर्माना कब तक लगा सकते हैं, मतलब कितना लगाएंगे, एक लिमिट होती है, इसलिए ये गलत है। और सर कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता ज्यादा उनको जुर्माना देने से भी। ठीक है भी आ गए थे ये भाई, वाला। जुर्माना से इनकम तो हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना, उस जुर्माना से बचने के लिए लोग गाड़ी निकालना बंद कर देंगे, गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे। बाकी जो काम होंगे वो कहाँ से चलेंगे? फिर कंपनियां कहाँ से काम करेंगी? फिर उनके जो उनमें जो रोजगार मिला उन लोगों को है उन वो क्या करेंगे? फिर उनको निकालना भी पड़ जाएगा। फिर बेरोजगारी का भी एक दौर से गुजर सकते हैं हम लोग।
इसलिए जुर्माना जो है, भारी जुर्माना लगाना एक अच्छा उपाय नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए गलत हो गया। चौथा क्यों गलत था? प्रदूषण की समस्या का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय की लेने की होती है। ये इसलिए गलत है सर, प्रशासन जो है ना वो अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप कोई भी चीज अगर किसी चीज को अगर फॉलो करते हैं तो उसके लिए एक रूल्स और रेगुलेशन होता है। आप उस पे भाई मनमाने चीज भाई सिंपल से समझिए ना, किसी प्रकार के कानून का अभाव नहीं है हमारे पास। सारे कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण अधिनियम, कितने सारे संरक्षण नियंत्रण अधिनियम आ चुके हैं, है ना? उनकी कमी नहीं है। बात समझे? उस बेस पर ही काम किया जाए और यहाँ पे कोई मनमाना निर्णय नहीं लेना होता है, क्योंकि देश भी लोकतांत्रिक है। बात समझ रहे हैं? आपका चौथा स्टेटमेंट भी इसलिए आपका गलत हो गया। सही आपका हो गया बी वाला स्टेटमेंट। क्यों सही हुआ? सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होंगे। जैसे इन्होंने बताया, नाइट्रस ऑक्साइड पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल और सीएनजी जो होते हैं ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और इनके परिणाम को मापा नहीं जाता है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड के परिणामों को मापने की कोशिश की जाए तो हो सकता है वहां पे डीजल इंजन ना बंद करके ये पेट्रोल इंजन और डीजल और सीएनजी इंजन दोनों पे भी रोक लग सकती है। बात समझे ना? अभी सब कहते सीएनजी सीएनजी गाड़ी लाओ, हमको लगता है सीएनजी बड़ी अच्छी चल रही है। अभी एक दूसरा भी चल रहा प्रोसेस, पीएनजी, ये भी आने वाला, ये भी आ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो हमें जब भी किसी पैराग्राफ को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने पहला स्टेटमेंट जो बताया, इसमें इन्होंने कहा कि भैया वो जो 15 साल से अधिक पुराना वाहन वाली बात चल रही है, तो उनकी संख्या ही मात्र 1% है। 100 में से एक गाड़ी को हटा भी दिया जाए, 99 गाड़ियां फिर भी भीड़ लगाने के लिए तैयार बैठी हैं। बात समझे? दूसरी चीज है PM 2.5 और कार्बन डाइऑक्साइड, घातक तो है पर्यावरण के लिए, लेकिन यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो सबसे ज्यादा मात्रा में निकल रहा, उसके परिणाम को देखने की ज्यादा जरूरत है हमको। उसको तो हम करते रहे हैं ना, इग्नोर कर रहे हैं, उस पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना? तो हमें इस तरीके से पैराग्राफ का स्टेटमेंट एक एक समझ के रखना है।